नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव आपका अपना शो जिंदगी की हकीकत में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी बाबूराम तुषार जी की जुबानी। तो आइए आपको मैं ले चलता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। सर, जो हमारे दर्शक हैं उनको अपने बारे में बताएं, साथ में जो हमारे निखरते उभरते हुए कुछ हमारे मीडिया से रिलेटेड जो हमारे मित्र हैं उनको भी कुछ दो टिप्स दें कि उनके कुछ एथिक्स होते हैं, उसको समझ के वो पत्रकारिता करें। पहले तो चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्ते। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मेरा तो जो मीडिया के क्षेत्र से जुड़े लोग हैं उनसे सिर्फ एक यही आग्रह है कि पत्रकारिता को वो पूरी ईमानदारी से करें। इस क्षेत्र में मीडिया पर ही लोग भरोसा करते हैं और मीडिया से ही उनको पता हमारे देश के अंदर, हमारे विश्व के अंदर, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है वो मीडिया से उनको पता चलता है। तो इसलिए मीडिया का दायित्व बन जाता है भी वो अच्छी खबरें, तथ्यों पे आधारित उन खबरों को आगे लेकर आएँ और उनको आगे जनता तक ले जाने का काम करें। लेकिन पिछले काफ़ी समय से कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ ऐसी मीडिया के कुछ ऐसे लोग इस क्षेत्र में आ गए हैं, वो तथ्यों को बिना परखे हुए कुछ ऐसी खबरें चला देते हैं जिससे किसी समाज के किसी लोगों वर्ग का उससे नुकसान भी होता है और उनको कई उससे मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। तो इसमें एक बड़ा दायित्व वाला काम है मीडिया का। ये बहुत ही अपनी सूझबूझ के साथ साथ दूसरों के व्यूज के अनुसार और उसको जानकारी लेने के बाद ही हमें ऐसी खबरें चलानी चाहिए। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा, हमारे इस लाइन के अंदर, मीडिया के अंदर कुछ ऐसे तत्व भी आ गए हैं जो इस लाइन को ख़राब करना चाहते हैं, मीडिया के क्षेत्र को बदनाम करना चाहते हैं। मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा भारी प्रेशर रहता है। उस प्रेशर से निकलकर हमें ऐसे लोगों को भी आगाह करना होगा और हमें अपना दायित्व आगे बढ़ाना होगा। तो मीडिया के सामने बहुत चुनौतियां हैं इस समय। इन चुनौतियों को मीडिया ने पहले भी पार किया है और आने वाले दिनों में भी पार करेंगे, लेकिन थोड़ा हमें इस पे थोड़ा ज़्यादा उससे काम करना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। मोबाइल मीडिया, जब से मोबाइल आए हैं, इनसे कुछ लोग मोबाइल लेकर कहीं कवरेज करने जाते हैं, कभी किसी के, इसमें ब्लैकमेलिंग भी ज़्यादा आ गई है। ब्लैकमेलिंग से भी लोगों को बचाना होगा। मैं अपने जीवन के बारे में अगर कुछ शेयर कर बताऊं, मेरा मीडिया में आने का उद्देश्य सिर्फ यही था भी जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो उपेक्षित लोग हैं, जिनको समाज से न्याय नहीं मिल पाता, ऐसे लोगों को कुछ मीडिया में भी कुछ भेदभाव किया जाता है, कुछ खबरें दिखाने के लिए उसमें भी कुछ चुनिंदा खबरों को दिखाया जाता है। मैं इसी सोच को लेकर मीडिया के क्षेत्र में आया था। मैं भी उन लोगों को न्याय दिलाने का काम करूंगा जो उपेक्षित है, जिनको न्याय नहीं मिलता। खासकर उन ऐसे परिवारों को, जो महिलाएं हैं, जो पीड़ित होती हैं, उनकी आवाज़ प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचाऊं। तो मीडिया के सामने चुनौतियों के साथ साथ कुछ और भी अन्य समस्याएं भी आ रही हैं। उन समस्याओं से भी हमें पार करना होगा। सर, अभी जैसे आपने कहा कि आप इस क्षेत्र में इसलिए उतरे कि जो कुछ ऐसे वर्ग हैं, जो पीड़ित वर्ग हैं, हाँ। उनको न्याय दिला पाए। तो जब कहते हैं, जब हम एक नई राह पे जब चलते हैं तो रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। तो कभी इस राह में कोई ऐसी कठिनाई आई हो जिसका आपने सामना किया, वो शेयर करें हमारे दर्शक से, तो बहुत अच्छा। कभी ऐसा हुआ हो कोई स्टोरी? अब स्टोरी के बारे में तो मैं अभी शेयर इतना नहीं आपको पूरी डिटेल में बता पाऊँगा। मैंने कुछ इस टाइप की जो
कवरेज की हैं। हाँ जी बस वही सर। तो उससे कुछ लोगों को उस कवरेज से उनको बहुत बेनिफिट मिला है, उनको मतलब मान सम्मान मिला है, उनको न्याय भी मिला है। मैं बात करना चाहूँ, मैंने एक बेंगलोर का लड़का था, तो वो गुम हो गया था, गायब हो गया था, और वो पाकिस्तान पहुंच गया था वो लड़का। तो पाकिस्तान जब वो लड़का पहुंचा था और वहाँ से जब वो मिला लड़का, तो उसकी मैंने स्टोरी चलाई थी। वो स्टोरी मैंने चलाई थी, वो स्टोरी मेरी इंटरनेशनल पेज पे स्टोरी छपी थी। और एक तो वो मेरा जीवन का, वो मेरी मीडिया के वो था। एक जम्मू कश्मीर का एक युवक जो नंगे पैर, जिसने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नंगे पैर बिल्कुल उसने पदयात्रा की देश में अमन और शांति चैन के लिए। वो मिश्रा नाम का उसका नाम था लड़के का। उस की मेरी आमने सामने मैंने उसकी मदद भी की है, आर्थिक मदद भी की मैंने। वो लड़का जब यहाँ पे पीपली मेरे को मिला जीटी रोड पे, तो उसने मेरे को आप बीती बताई और मैंने उसकी स्टोरी को हाईलाइट किया। फिर मैंने उसकी स्टोरी को हाईलाइट किया जब वो और अखबार के वो नेशनल पेज पे लगी, तो उसको काफ़ी मतलब सपोर्ट मिली लोगों की। वो लड़का, उसके पैर बिल्कुल ख़राब हो चुके थे, पैरों में छाले, खून बहने लगा था। फिर उसका वो जो मैंने वो स्टोरी छापी, उससे कुछ लोग उसकी मदद के लिए सामने आए। तो वो लड़का आज भी मेरा मुरीद है। उसकी वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यात्रा पूरी की उसने, और आज भी वो मेरे साथ बातचीत करता है। मेरे को आज भी वो मेरे को इस चीज़ के लिए धन्यवाद करता है, आपकी बदौलत मेरी यात्रा संपन्न हुई थी। तो इस प्रकार की कई ऐसी हैं। एक मैंने सरपंच थे पीपली के, गांव बिहोली का सरपंच है, उसकी मैंने एक स्टोरी, वो भी मेरी नेशनल स्टोरी छपी थी। वो सरपंच हो तो प्रीतम जैसा। तो इस प्रकार की कई हैं, बहुत सारी है मेरी, जो मैंने ऐसी जो लोगों को मैं उनको सामने लाया, जो पीछे पर्दे के पीछे होते हैं, पता नहीं होता भी वो क्या कर रहे हैं। कुछ काफ़ी लोग हैं, एक लंबी फहरिस्त है। तो उसमें कि मेरा जीवन का तजर्बा, मैं दैनिक जागरण में 1992 से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, और उससे पहले मैंने एक वीकली अखबार में भी काम किया। तो मेरा शुरू से ही मतलब मीडिया के क्षेत्र में आने के प्रति क्रेज़ था, लेकिन समाज परिवार से इतनी मुझे मदद नहीं मिल पाई। मैं अपने बलबूते पे आगे बढ़ता गया। तो मैं आज एक अखबार का ब्यूरो चीफ भी हूँ। तो जीवन में कई कठिनाइयाँ भी आई हैं, और उन कठिनाइयों से पार करता हुआ मैं एक मीडिया, अभी आजकल मैं मीडिया एक वेलफेयर क्लब सोसाइटी है, क्लब है, रजिस्टर्ड है वो, उसका मैं प्रधान हूँ। उसके माध्यम से मैं पत्रकारों को, अपने जो मीडिया के लोग हैं, उनके अंदर एक संदेश देना चाहता हूँ, उनको मैसेज देना चाहता हूँ। भाई हमारा काम, मीडिया का काम ये है, जोड़ना है लोगों को। अच्छी खबरें, मीडिया कवरेज अच्छी करे, उन खबरों को चलाए, उन खबरों को पहले देख ले, अच्छी तरह से जान ले, क्योंकि मीडिया के ऊपर विश्वास लोग करते हैं। कल को अखबार में जो खबर छपेगी तो लोग ये कहेंगे, भाई वो अखबार में, फलाने अखबार में खबर छपी थी, ये खबर सच्ची है। तो इसलिए हमारा ज़्यादा दायित्व बन जाता है भाई हम उस खबर को पूरी तरह से देख के ही उसको फिर मीडिया के अंदर चलाएं। सर कई जैसे मीडिया से थोड़ा हम भी जुड़े हैं सर, तो कई बार ये होता है कि कहते हैं ना, जो न्यूज़ छपती है वो प्री प्लानिंग होती है। कहते हैं हम, मतलब हमें पता है कि उसमें क्या छपना। तो कभी सर आपके लाइफ में ऐसा हुआ, जैसे आपने किसी के खिलाफ गलत मतलब वो बंदा गलत है, उसके खिलाफ आपने लिख दिया, वो बाद में आके आपको धमकी दे रहा है कि जी आपने ये कैसे छाप दिया, ये नहीं छापनी चाहिए। कुछ ऐसी कोई घटना हुई कभी? नहीं, मेरी कोशिश तो यही रहती है भी हम किसी के विरुद्ध नहीं चलाएं खबर। लेकिन कई बार खबर ठीक होती हैं। जब खबर ठीक होती है तो वो तो नेचुरल है, सामने वाला चिल्लाएगा, कहेगा ये खबर मेरे खिलाफ गलत है, हम उसको पूरा मौका देते हैं। उसका पक्ष भी अगर
ऐसा है तो उसका पक्ष भी उसका हम अखबार में रखते हैं। तो इस प्रकार से मेरी ज़िंदगी में तो बहुत कम चांस हैं कि मैंने बिना पक्ष जाने किसी का खबर चलाई हो। उसका पक्ष लेके ये खबर हम चलाते हैं। तो यही खबर की सत्यता होती है, तभी अखबार पर लोग भरोसा करते हैं। एक पक्ष नहीं कभी अखबार में छापना चाहिए, दोनों पक्ष आएंगे साथ में, उसके साथ साथ प्रशासन का पक्ष भी जाता है। तो इस प्रकार से मेरे जीवन में तो बहुत कम चांस आए हैं। अभी मैंने बहुत कम लोगों को ऐसा कुछ मौका दिया है जो मेरे ऊपर उंगली उठाए। सर जैसे अब ये जैसे यूट्यूब चैनल चल रहा है, जो हम कहते हैं यूट्यूब के थ्रू मोबाइल जर्नलिज्म एक स्टार्ट हुआ है, जिसमें एक कहते हैं कि हम अगर एक छोटा सा अखबार भी अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, उसकी कॉपी जाती है हमारे जो कुछ ऑफिसर्स हैं। लेकिन जो अब ये जो सोशल मीडिया वाला चला है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो हम जैसे आपने कभी सोचा कि इसको मतलब इसका भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए? जैसे हमें कैसे पता लगेगा, ज़्यादातर फेक न्यूज़ दिखाई जाती है, उसको जैसे अपनी तरफ से मनगढ़ंत बना के उसको न्यूज़ है। तो इसके लिए कुछ आपने सर सोचा है कि हमें इसके लिए भी हम जो हमारी सरकार है उसे भी ये लागू कर देना चाहिए कि जो भी चैनल जिसे न्यूज़ के नाम से वो चला रहा है उसका भी रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है? कुछ सर ऐसा अभी आपको देख के मेरे मन में ये आया कि जो ये चल रहा है हिस्सा जो आ रहा है उसको हम रजिस्ट्रेशन अगर हो जाए उसका, तो शायद ये फेक न्यूज़ ना दिखाएं डर के मारे, ऐसा कुछ। ये आपका सवाल अच्छा है, क्योंकि आजकल जो मोबाइल मीडिया है इसके काफ़ी दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। हाँ जी। दुष्परिणाम का मतलब, क्योंकि जो जितने भी ये मोबाइल से मीडिया पे आजकल सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, इसमें क्योंकि ये सरकार से तो रजिस्टर्ड नहीं है। जो भी कोई भी आदमी अपने आप जाके मोबाइल लेके और चला के और उसको यूट्यूब पे डाल दे, तो उससे लोग उस पर सच नहीं मानते। अगर सरकार मोबाइल मीडिया पर रोक लगाना चाहती है, और हमारा जो मीडिया वेलफेयर क्लब है और उसने भी सरकार से इस बारे में कई बार मांग की है, भाई ऐसे मोबाइल मीडिया पर अंकुश लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए इनका रजिस्ट्रेशन किया जाए, उन लोगों को रजिस्टर्ड किया जाए जो इस काम में माहिर हैं, जिनके पास इसका तजुर्बा है, जिनके पास इसकी दीक्षा है। तो सोशल मीडिया में, क्योंकि आज प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और सोशल मीडिया आजकल प्रिंट से भी और इलेक्ट्रॉनिक से भी ज़्यादा तेज़ है। प्रिंट मीडिया आज खबर मिलेगी, प्रकाशित होगी, कल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो स्टोरी बनाएंगे, वो फिर उसके बाद जाएगी। लेकिन जो मोबाइल मीडिया है, मोबाइल मीडिया में, सोशल मीडिया में आप एकदम उस पर डाल दो, उस पर तो वो एकदम चली जाएगी। लोग उस पर विश्वास भी करते हैं। कई प्रकार इस प्रकार की खबरें आती हैं, उसमें समाज में उसका नुकसान भी होता है। तो हमारा तो सरकार से यही आग्रह है भी ऐसे जो उनको रजिस्टर्ड करें, ताकि समाज में कोई दुष्परिणाम सामने ना आए इस प्रकार के। सर मैं थोड़ा शायद पता नहीं मैं सही बोलूँगा या नहीं, कहते हैं कि कोई भी चीज़ है आग्रह करने से वो नहीं होती। हम जब तक उसे हम एक ग्रुप में या हमारा जो आपका क्लब है उसकी तरफ से अगर रिटर्न फॉर्म में गवर्नमेंट के पास ना जाए, शायद तब तक वो कहेंगे हम जो बोल देते हैं उसके कोई ज़्यादा मायने नहीं रखते जब तक रिटर्न में नहीं आता। तो मैं उम्मीद करता हूँ शायद जो आपका क्लब है वो उसको रिटर्न में जो हमारी सरकार है उसको भेजे, और इस तरह के जो न्यूज़ चलाए जा रहे हैं, जो फेक न्यूज़ को रियल दिखा के, और कई बार जैसे कुछ एथिक्स हैं हमें कि जो पीड़ित होती है उसको नहीं दिखाना होता है, ना उसका कोई फ़ोटो छापना होता है, लेकिन ये धड़ल्ले से उसको पूरा दिखा रहे हैं। एक बंदे की मतलब उसका गला काट रहा है, उसको लाइव दिखा रहा है। तो मैं सर शायद आप हेल्प करेंगे इसके लिए नहीं, रिटर्न फॉर्म में? नहीं, इसके लिए तमाम जितने भी पत्रकार संगठन हैं, हाँ जी सर, हमारा मीडिया वेलफेयर क्लब भी, हाँ जी, और दूसरे पत्रकार संगठन भी इसके बारे में सरकार से मांग पत्र सौंप चुके हैं। अच्छा ठीक है सर। और समय समय पर जब भी हमें मौका मिलता है किसी भी सरकार के किसी बड़े अधिकारी से बात करने का, तो उसके सामने हमारा यही प्रयास रहता है, इस सोशल मीडिया पे
जो इस प्रकार का अनर्गल, इस प्रकार की जो बातें सामने आ रही हैं, उस पे रोक लगाने के लिए इसको रजिस्टर्ड किया जाना ज़रूरी है और सरकार को करना भी चाहिए। इस बारे में सरकार को ठोस कदम उठाने भी चाहिए। तभी अनिल जी, मैं एक बात आपको बताना भूल गया था। मैं बताना चाहता हूँ, मैं अगर बात करूँ अपने ज़माने की, जब हमने पत्रकारिता शुरू की थी, उस समय पत्रकारिता करना बड़ा मुश्किल था। हाथ से खबरें लिखते थे, इतने साधन नहीं थे। लेकिन अब तो बहुत साधन आ चुके हैं, बहुत बड़े बड़े संस्थान खुल चुके हैं, जहाँ पर मीडिया को बढ़ावा देने के लिए कई यूनिवर्सिटियों में काम किया जा रहा है। उत्तर भारत में की बात करूं तो मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की, यहाँ पर 10,000 बच्चों को मास मीडिया की शिक्षा दी जा रही है और यहाँ से कई बड़े बड़े जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से बड़े बड़े पत्रकार मीडिया के क्षेत्र में जाकर अपना नाम कमा रहे हैं। तो सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा और भी भारत के कई स्थानों पर, कई यूनिवर्सिटियों में मीडिया के हुनर को और ज़्यादा निखार करने के लिए काम किए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटियों में तो ये मीडिया के कोर्सेज़ शुरू हैं। तो मैं तो ये सरकार से ये भी मांग करना चाहता हूँ भी, अगर और मीडिया में और निखार लाना चाहते हैं और युवाओं को इसके अंदर जोड़ना चाहते हैं, उन्हें आगे लाना चाहते हैं, सरकार को अब यूनिवर्सिटी के साथ साथ कॉलेजों में तो वैसे ही अभी मीडिया को कोर्सेज़ को पढ़ाया जा रहा है। अगर मीडिया को स्कूलों में भी, मीडिया के कोर्सेज़ को स्कूलों में भी लागू किया जाए तो निश्चित रूप से इसके बहुत ही अच्छे परिणाम सामने आएंगे। मैं भी उम्मीद करता हूँ अगर हमारी तरफ से भी गए हुए हैं, अगर लेटर गया गवर्नमेंट पे, तो हम भी सभी मीडिया जितने हम जुड़े हैं, पत्रकार हैं या जर्नलिज्म या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, तो हम भी अनुरोध करते हैं कि इस तरह जो आजकल मोबाइल मीडिया चल रहा है, इस पे अंकुश लगाया जाए। और सर, आप हमारे शो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये थी कहानी बाबूराम तुषार जी की जुबानी। अगली बार मैं फिर मिलूंगा एक नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।